नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, मुझसे बार बार पूछा जाता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो क्यों ना हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही घर ले लें, और किन शर्तों पर आप मानोगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट अच्छा है। तो 2 या 3 दिन पहले मैंने एक तो आपको शर्त बता ही दिया कि एक शर्त ये हो सकता है कि बिल्डर सबवेंशन स्कीम दे, और वो जो स्कीम है वो बैंक सबवेंशन स्कीम होना चाहिए, और एक बहुत ही क्लियर कट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर 2 मेन फीचर्स होने चाहिए। एक ये कि अगर बिल्डर ने प्री ईएमआई नहीं दिया तो वो जो बैंक है वो प्री ईएमआई के लिए फ्लैट ओनर के पास नहीं जाएगा, प्री ईएमआई वसूलेगा तो सिर्फ बिल्डर से। प्री ईएमआई क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट जब तक बिल्डर प्रोजेक्ट का डिलीवरी नहीं देता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है, पोजीशन नहीं देता है, तब तक का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है बिल्डर कहता है मैं भरूंगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बिल्डर प्री ईएमआई यानी कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो देना छोड़ देता है, और देखा जाता है कि बैंक्स जो हैं वो बिल्डर के पीछे नहीं जाते हैं, यानी बिल्डर को प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं या बिल्डर के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं लाते हैं, और वो दबाव लाते हैं फ्लैट बायर के ऊपर, इस बहाने से कि बोरोवर फ्लैट बायर है, फ्लैट परचेजर मेन बोरोवर है, बिल्डर तो सिर्फ बेनिफिशियरी है, ये कह के बैंक्स उनके पीछे लग जाते हैं। फ्लैट बायर के ऊपर प्रेशर आता है, उसे इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, और इंटरेस्ट बर्डन के साथ साथ उसे वो जिस घर पे रह रहा है उसका रेंट भी भरना पड़ता है। यानी अचानक से उसके कंधे पे रेंट बर्डन प्लस इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है, जिसको उसने एंटिसिपेट नहीं किया था और वो डील में नहीं था। तो एक बात मैंने कही थी कि अगर कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये क्लियर कट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है तो ये एक शर्त है। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त ये है कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके विद इन टाइम लिमिट्स, ओके, आप ग्रेस पीरियड डाल दो, जो डालना है डालो, ओके, 3 साल को आप 5 साल गिन लो, लेकिन वो 5 साल में अगर पोजीशन नहीं देता है तो जो भी अमाउंट बैंक ने बिल्डर को डिसबर्स किया हुआ है वो अमाउंट बैंक बिल्डर से वसूलेगा और फ्लैट ओनर के पीछे नहीं आएगा, यानी कि बोरोवर के पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोरोवर को उसका फ्लैट मिला नहीं है और बिल्डर के पास सारे पैसे चले गए हैं। तो अब बिल्डर से ही पैसे वापस लेने पड़ेंगे। फ्लैट बायर से ईएमआई के लिए बैंक्स प्रेशर नहीं करेंगे। इनफैक्ट कोई भी ईएमआई नहीं लिया जाएगा सिवाय कि बिल्डर ने फ्लैट बायर को उसका फ्लैट दिया। सो आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आज और एक सेट ऑफ कंडीशंस को देखते हैं, और ये कंडीशंस वापस मैं कह रहा हूं, ये अब मैं सबवेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा मैं उसी बात को एनालाइज कर रहा हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कब और कैसे, अंडर विच कंडीशंस फ्लैट बायर कंसिडर कर सकता है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि फ्लैट बायर्स के साथ नाइंसाफी किस तरह से होती है, लेकिन उसी चीज को मैं पलट के कह रहा हूं। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर बिल्डर अपने सारे कागजात, मतलब कि टाइटल, लैंड के टाइटल उसने कैसे एक्वायर किए, वेदर बाय एसआरए प्रोजेक्ट या फिर यानी उसने एमओयू किया लैंड ओनर के साथ, जैसा भी हो, लैंड टाइटल के डिटेल्स प्लस उसके सारे परमिशन के डिटेल्स प्लस उसकी कंपनी के जो
का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके सारे डिटेल्स, सारे मतलब जो भी वो कंपनी ये मिनिस्ट्री ऑफ ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के सामने, एमसीए के सामने जो पेपर्स रखता है, फाइल करता है, वो सारे तो इन एनी केस आना ही चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के उसके सारे जो फाइलिंग पेपर्स हैं वो सारे इनके सामने रखने चाहिए, फ्लैट बायर के सामने रखने चाहिए बिफोर टेकिंग अ टोकन। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बिल्डर ने टोकन ले लिया प्रोजेक्ट के लिए और फिर कहता है कि अब मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा मेरे डिटेल्स, तो हो सकता है कि फ्लैट बायर अपने इसको डिसीजन लेने के लिए एक तरह से कोअर्शन आ जाता है, कोअर्शन का प्रेशर आ जाता है कि देखो अब मैं टोकन जब्त कर लूंगा अगर तुमने कैंसिल किया तो इस तरह का प्रेशर नहीं रहना चाहिए। फ्लैट बायर को सारा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए विदाउट द प्रेशर। इसके अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो मैं बताता हूं। फ्लैट बायर के लिए जानना जरूरी है कि बिल्डर के पास अपने खुद के कौन से एसेट्स हैं और बिल्डर अपनी कंपनी से किस तरह से सैलरी ड्रॉ करता है और उसके कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस वगैरह अगर आए हैं इन प्रीवियस ईयर्स, तो ये सारे यानी कि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उसके कंपनी के बारे में। आप कहोगे ये सब जानने की जरूरत क्या है? बिल्डर का रेपुटेशन तो है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू तो है। कंपनी के ब्रांड वैल्यू को आप क्या करोगे? क्योंकि जब कंपनी फेल होता है ना तो वो वार्निंग दे के फेल नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे कंपनीज हैं जिसके अच्छे रेपुटेशन रहे हैं लेकिन बाद में चल के वो फेल हो गए। एग्जाम्पल्स दूं तो HDIL का नाम ले लो, काफी अच्छा कंपनी था, उसका नाम था एक जमाने में, आज नहीं है। दूसरा कंपनी में कहता हूं RNA नाम का एक कंपनी था, अनिल अग्रवाल, RNA। तो RNA 2012-2013 में काफी जाना माना कंपनी था। आज कहां है वो? कोई भी प्रोजेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है RNA के नाम से। मोर और लेस तो डूब ही गया है। निर्मल लाइफस्टाइल, भाई रेपुटेशन तो था निर्मल का, क्या हुआ? कहां गया? ओमकार का रेपुटेशन तो बढ़िया था, क्या हुआ? इंडिया बुल्स, रेपुटेशन तो था उनका, क्या हुआ? मतलब इस तरह से कई सारे कंपनीज हैं। मुझे उतने याद भी नहीं है लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं। और ये तो मैं सिर्फ मुंबई साइड की बात कर रहा हूं, दिल्ली साइड के भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका रेपुटेशन था और फिर वो डूब गए या फिर वो किसी तरह से प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर सके। यानी कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं और आप जान भी नहीं सकते हो कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। इसलिए अगर फ्लैट बायर ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को कंसिडर भी करना चाहता है तो उसके लिए ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो मतलब रखता है। बिल्डर के जो आप कहोगे यार बिल्डर को आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए कह रहे हो। जब एक फ्लैट बायर अपना पूरा लाइफ सेविंग उस बिल्डर के प्रॉमिसेस पर लगा रहा है तो क्या ये बनता नहीं है कि वो बिल्डर से सारा इंफॉर्मेशन मांग के ले ले, इंक्लूडिंग व्हाट यू मे कंसिडर कॉन्फिडेंशियल। मैं तो नहीं कहता हूं ये कॉन्फिडेंशियल है, बिल्डर जरूर कहते हैं कि ये सब तो हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉन्फिडेंशियल क्यों है भाई? क्या आप कह रहे हो कि आपके जो बिरादरी वाले हैं बिल्डर्स, उनको आपका सारा इंफॉर्मेशन का पता नहीं है? उनको तो पता है। अंदर की जो बात रहती है वो सारे बिल्डर कम्युनिटी को पता होता है। उनका जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है MCHI क्रेडाई, दूसरा एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है नैरेडको,
इन लोगों को तो सबका पता होता है कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, उसके कंपनी में क्या हो रहा है, और वो बिल्डर कहाँ कहाँ फेल होने जा रहा है, इसका एडवांस इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं कि नैरेडको और एमसीएचआई क्रेडाई वालों को तो 1 साल 2 साल पहले से पता होता है, लेकिन वो चुप रहते हैं, वो बताते नहीं है। न्यूज़पेपर्स में तो किसी का मामला बाहर निकलता ही नहीं है। पेपर वाले तो, पेपर और टीवी चैनल्स ने तो करीब करीब बिल्डर्स के फेलियर्स पर तो रिपोर्ट करना ही छोड़ दिया है, और वो रिपोर्ट तब करेंगे जब स्टोरी ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी होती है। यानी पब्लिक को बचाने के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो कभी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पे आएगा ही नहीं। ट्रेजेडी हो जाने के बाद कहेंगे हाँ ट्रेजेडी हो गया, लेकिन ट्रेजेडी कैसे हुआ, आप चुप रहे इसीलिए ट्रेजेडी हुआ। तो पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन के लिए कोई सोर्स नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई बिल्डर आपके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखाए, आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगो वो आपके सामने रखने को तैयार है, तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। ओके, कंसिडर कर सकते हो। मैं लेने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कंसिडर करने की बात कह रहा हूं। आप ऑन मेरिट्स कंसिडर कर सकते हो कि भाई मैं अब इसको स्टडी करूंगा और देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की संभावना है या नहीं, या कितनी संभावना, व्हाट इज द चांस दैट ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, दूसरा एक फीचर है जिसके बारे में आपको रेरा से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, यानी बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है, लिटिगेशंस। रेरा में सिर्फ लिटिगेशन का नंबर और कहां पर चल रहा है ये सब लिखते हैं, कौन से कोर्ट में चल रहा है इतना ही लिखते हैं, लेकिन लिटिगेशन के जो डिटेल्स हैं, लिटिगेशन की स्टेज पर है, ओके, उन्होंने क्या फाइल किया है, सामने वाली पार्टी ने क्या क्या फाइलिंग किया है, सामने वाले की मेरिट्स क्या है, सामने वाले के ग्राउंड्स क्या हैं, ओवरऑल यानी वो लिटिगेशन से क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या वो प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर आने की संभावना है, या फिर लैंड को के ऊपर किसी तरह का लिटिगेशन है तो बिल्डर विल हैव टू डिवाइड द प्रोजेक्ट, या राइट्स देने पड़ेंगे लैंड ओनर को, मतलब क्या है उस लिटिगेशन में, है क्या, ये सब बिल्डर्स शेयर नहीं करते। रेरा के ऊपर भी आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलता है। ये सारा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको फिर खर्च करना पड़ेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कोई एक लिटिगेशन के पीछे आपको 5-10 हज़ार 15 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे, फिर उन्हें स्टडी करना पड़ेगा। सेम वे आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो भी फाइलिंग्स है वो सारे आपको निकालने पड़ेंगे, निकाल के स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको अंदाजा आएगा कि ये बिल्डर कितने पानी में खड़ा है, या उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। और एक बात जो है, वो बिल्डर के जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं ये तो आपको पता चलता ही नहीं है। हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आरओसी फाइलिंग में से आप ये पता लगाओ कि बिल्डर अपने आप को कितनी सैलरी दे रहा है और अपने फैमिली मेंबर्स को कितनी सैलरीज दे रहा है, यानी एज आई सेड लैविश सैलरी दे रहा है कि क्या है, और वो किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन आप कंपाइल करो और स्टडी करो और उसके बेसिस पे, अच्छा एक और मैं इंफॉर्मेशन कहता हूं जो आपके पास नहीं होता है। बिल्डर हमेशा एक लाइजनिंग आर्किटेक्ट या एक टीम ऑफ लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स या कंसल्टेंट्स को एंगेज करता है परमिशंस के लिए, और कई बार अलग अलग परमिशंस के लिए वो अलग अलग लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स को या कंसल्टेंट्स को एंगेज करता है। यानी मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई क्लियरेंसेस चाहिए तो वहाँ का कंसल्टेंट अलग रहेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से चाहिए तो वहाँ का कंसल्टेंट अलग रहता है,
MMRDA से निकालना है तो वो अलग रहता है। इस तरह से वो कई सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कंसल्टेंट अलग रहता है। तो इस टाइप से जो कंसल्टेंट्स हैं, ये कंसल्टेंट्स कहने के लिए कंसल्टेंट्स हैं, एक्चुअली मैं कहूँगा तो फिक्सर्स हैं। फिक्सर क्या होता है? फिक्सर यानी कि वो दलाल जिसको पता है कि किसको कितना पैकेट पहुंचाना है, किधर कितना पैकेट दोगे तो आपको परमिशन मिलेगा। वो टाइप की दलाली करने वाला जो इंसान है उसको कहते हैं, या तो वो कहते हैं लाइजनिंग आर्किटेक्ट, या फिर उनको कहते हैं कंसल्टेंट। तो ये कंसल्टेंट्स की जो बात है, आपको परमिशंस किन हालात में मिले हैं, कितना ब्राइब दे के मिला है, जानना तो जरूरी है। कहां कहां ब्राइब दे के मिला है, या कौन से पॉलिटिशियन के साथ या कौन से IAS ऑफिसर के साथ सेटिंग करके आपको वो परमिशन मिला है, आपके लिए जानना जरूरी है। आप नहीं जान सकोगे, कभी भी नहीं जान सकोगे। और कोई भी बिल्डर, मैं कहता हूं कि आपके सामने तो ये सब रख ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा करप्शन है। कैसे वो कहेगा कि मैंने करप्शन किया? अब जो कहने जा रहा हूं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है। मंत्रालय में करप्शन होता है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में करप्शन होता है, सेटिंग होता है, वगैरह वगैरह, आम बात है, आप लोग जानते हो। जुडिशरी में भी करप्शन होता है, ऑर्डर्स लेने के लिए भी सेटिंग किया जाता है, स्पेशल चैनल्स हैं उसके लिए, वो चैनल्स के थ्रू पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे पहुंचते हैं जज के पास बाय अ सर्टन रूट। वेरी वेरी, यानी वो बहुत ही सर्कल के अंदर वालों को सबको पता है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं कि ये भी चैनल्स हैं, कोई भी नहीं बोलता, इनसाइडर्स की बात है वो। तो ये टाइप के जो चैनल्स हैं उसके थ्रू जो सेटिंग करते हैं, इवन फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द जुडिशरी, मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर के लिए सेटिंग किया जाता है। या फिर कोई केस न सुना जाए, सालों साल न सुना जाए, बैक बर्नर में डाल दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए, इसके लिए भी सेटिंग होता है भाई साहब। तो ये टाइप के जो सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स के बारे में अगर कोई बिल्डर बताता है तो आप उसके प्रोजेक्ट में बेफिक्र होके इन्वेस्ट कर सकते हो। नीडलेस टू से, मेरा कहने का मतलब यही है कि बिल्डर ये सब बताएगा नहीं, बिल्डर ये सब डिटेल्स आपको बताएगा नहीं, कि पब्लिक के सामने रखेगा नहीं, वो कहेगा ये सब मेरा गुप्त राज है। इसी कारण से आपको किसी भी सूरत में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि बिल्डर के कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेना बिल्डर का काम है, उसको लेने दो। आपको घर चाहिए, आप घर से मतलब रखो, आपको फ्लैट चाहिए, आप फ्लैट लेने के लिए पैसे दे रहे हो, साथ में रिस्क लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, और वो जो रिस्क है ना उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आप रिस्क अज्यूम कर रहे हो तो उसके सामने आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिल्डर अगर रिस्क अज्यूम कर रहा है तो वो एक रिवॉर्ड के लिए अज्यूम करता है, उसको कुछ मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, वो माला माल हो जाता है, उसको पॉलिटिकल पावर भी मिलता है। तो ये सारे प्रॉफिट के लिए वो रिस्क लेता है, वो उसका काम है। आप क्यों रिस्क ले रहे हो भाई साहब? आप क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसे डाल रहे हो? आजकल वो जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट वगैरह आप जो सोचते थे, जो पहले हुआ करता भी होगा कि भाई जिसने पहले अर्ली बर्ड पहले इन्वेस्टर था उसको बहुत ही स्पेशल रेट मिल गया, वो बहुत कमा चुका है, ऐसे बहुत कम किस्से हैं, बहुत ही कम किस्से हैं कि किसी ने इन्वेस्ट किया और बहुत कमाया, अनरीजनेबल अमाउंट कमाया, ओके, बाय वे ऑफ अप्रिसिएशन। उसके उल्टे वाले जो किस्से हैं ना, कि बहुत लॉस किया, जबरदस्त लॉस किया, पूरे जो सेविंग्स थे वो चले गए, लाइफ सेविंग्स खत्म हो गए,
खुद तो डूबा, सास ससुर को लेके डूबा, साले जीजे को लेके डूबा। ऐसे टाइप के स्टोरीज बहुत हैं, यानी आप सोचते हो उससे ज्यादा ही हैं। लोग आकर्षित हो जाते हैं एक प्रोजेक्ट की तरफ और फिर वो क्या करते हैं, अपने जीजा साला सबको बुला लेते हैं और कहते हैं देखो देखो ये बहुत सही प्रोजेक्ट है। सब लोग उसमें पैसे डालते हैं, सास ससुर से बोरो करके पैसे डालते हैं, और फिर जब वो प्रोजेक्ट डूब जाता है तो सारा फैमिली का धन उसमें चला जाता है। तो ये टाइप के स्टोरीज बहुत हैं, इसलिए प्लीज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप न जाएं। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी सलामती है। मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल, आपका दोस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।